साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूं अमरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कक्षा होने चल रही है जिसको आप सब डेमो क्लास भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे डेमो क्लास चाहिए तब मैं एडमिशन लूंगा या आप कैसा पढ़ाते हैं, तो वो तो अलग की चीज है। आज हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास किस प्रकार से होता है और कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में भी जानेंगे कि रचना में वास्तव में है क्या और उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आधुनिक गद्य का या आदिकालीन गद्य की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका उद्भव विकास कैसे हुआ है और उन रचनाओं की महत्वपूर्ण वर्ण विषय क्या है, पात्र क्या है, भाषा क्या है, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा में और ये बैच का नाम है तर्कश। जी हाँ, तर्कस आप सब जानते होंगे कि तर्कस किसे कहते हैं। तर्कस कहते हैं उसे जिसमें बाण रखे जाते हैं। किस क्या रखे जाते हैं? बाण रखे जाते हैं। यानी कि जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आपके कंधे पे एक तर्कस टंगा होता है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के बाण होते हैं। समय जिस चीज का होता है वैसा बाण निकाल के आप मार देते हैं। तो कंपटीशन की दुनिया एक युद्ध है और उस युद्ध में आपके पास एक तर्कस है जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपके रहेंगे और जैसे प्रश्नों की आवश्यकता, जैसे उत्तरों की आवश्यकता पड़ेगी परीक्षा हाल में उसको आप निकाल के फेंक देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तर्कस को और इस तर्कस में आप देखेंगे हिंदी गद्य का विकास। दरअसल जो गद्य है वो है क्या, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। तो अगर हम गद्य की बात करें तो चिंतन की छंदमुक्त अभिव्यक्ति शैली को गद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिंतन की छंदमुक्त अभिव्यक्ति शैली को चिंतन की छंदमुक्त अभिव्यक्ति शैली को गद्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चिंतन की छंदमुक्त अभिव्यक्ति शैली को गद्य कहा जाता है। ठीक है, तो गद्य किसे कहते हैं ये तो आपको मालूम चल गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि संस्कृत साहित्य में क्या परंपरा रही है, क्योंकि जब हम हिंदी गद्य की बात करते हैं तो इसके तार, इसका कनेक्शन, इसका सीधा संपर्क संस्कृत से था। तो संस्कृत वांग्मय में, संस्कृत भाषा में किस प्रकार का गद्य था? तो संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य पद्य की विभाजक रेखा जो थी वो छंदबद्धता थी, यानी कि जिसमें छंद नहीं होंगे वह गद्य होगा और जिसमें छंद होंगे वह काव्य होगा। यानी संस्कृत साहित्य में गद्य और पद्य की विभाजक रेखा जो थी वो छंद पर आधारित थी। छंद रहित जो होगा वो गद्य होगा, छंद सहित होगा वह काव्य होगा। अब प्रश्न उठता है कि गद्य कितने प्रकार का था? तो साहित्य दर्पण एक काव्य है, आप सब जानते होंगे। साहित्य दर्पणकार ने वृत्त गंधोच्छित अर्थात छंदबद्धता रहित शब्दार्थ को उन्होंने गद्य माना है और गद्य के लिए 4 प्रकार बताए हैं। तो चलिए देखते हैं कि साहित्य दर्पण में गद्य के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो हम सब नोट करेंगे। साहित्य दर्पण में गद्य के प्रकार। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आप सब इसको जानते हैं। अब जो साहित्य दर्पणकार हैं उन्होंने साहित्य दर्पण में गद्य के कितने प्रकार बताए हैं? कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अब वो 4 प्रकार हैं कौन से उसको देखेंगे। सबसे पहला है मुक्तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपको चीज मैं बता रहा हूं। पहला जो प्रकार है जिसे हम कहते हैं मुक्तक। दूसरा प्रकार है
वृत्तगंधी, वृत्तगंधी ये क्या है? साहित्य दर्पण में गद्य के 4 प्रकार बताए गए, जिसमें एक मुक्तक है, दूसरा है वृत्तगंधी, एक है उत्कलिका प्राय, उत्कलिका प्राय, उत्कलिका उत्कलिका प्राय मुक्तक और वृत्तगंधी। और गद्य का एक चौथा प्रकार भी बताया गया, जिसे चूर्णक कहा गया। क्या कहा गया? चूर्णक कहा गया। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक तो संस्कृत साहित्य में पूछे जा सकते हैं, संस्कृत साहित्य के अलावा भी पूछे जा सकते हैं कि साहित्य दर्पण में गद्य के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो साहित्य दर्पण में गद्य के 4 प्रकार बताए गए। उत्कलिका प्राय पहला है, मुक्तक दूसरा है, वृत्तगंधी तीसरा है, और चौथा क्या है? चूर्णक है। ये 4 प्रकार साहित्य दर्पण में गद्य के बताए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये सब हैं क्या और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो मुक्तक जो है गद्य बंध समस्त पदों में रचा जाता है। गद्य बंध समस्त पद, समस्त पद क्या होता है? जब आप समास पढ़ते हैं तो वहां 2 तरह का होता है, एक समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। तो मुक्तक जो लिखा जाता है वो समस्त पदों में लिखा जाता है। ठीक है, वृत्तगंधी गद्य बंध के बीच बीच में वृत्तों की गंध आती है। वृत्तगंधी में वृत्तों की गंध आती है, यानी कि इसमें छंद होता नहीं है। इस तरह के गद्य में छंद होता नहीं है, लेकिन इसके प्रयोग में कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि जैसे छंदबद्ध गद्य हो, तो कहीं कहीं वो छंदबद्ध गद्य की तरह से लगता है। तो मुक्तक जो है गद्य बंध समस्त पद होता है। वृत्तगंध वृत्तों की गंध आती है, ये भी महत्वपूर्ण है। और उत्कलिका प्राय में गद्य बंध लंबे लंबे समस्त पदों में लिखे जाते हैं। तो उसमें गद्य बंध लंबे होते हैं, गद्य बंध लंबे होते हैं। और सबसे अंत में है जो सबसे अधिक पूछा जाता है, चूर्णक। तो गद्य बंध छोटे छोटे समस्त पदों में होते हैं। यहां लिख देते हैं, गद्य बंध छोटे समस्त पद में होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार हो गए, उत्कलिका प्राय, मुक्तक, वृत्तगंधी और चूर्णक। ये गद्य के 4 प्रकार बताए गए। ठीक है, इन चारों प्रकारों के विषय में भी आपको बता दिया। इनके विषय में बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है और समझने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हम थोड़ा सा और चलेंगे गद्य के इतिहास की तरफ, कि जो गद्य का इतिहास है, संसार में पद्य पहले आया कि पहले गद्य आया? तो संसार के साहित्य में पद्य की स्थिति पहले और गद्य का विकास बाद में देखा जाता है। हिंदी साहित्य भी इस नियम का अपवाद नहीं है, यानी कि पहले पद्य की उत्पत्ति होती है हिंदी साहित्य में भी, और बाद में गद्य की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य में गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कब से प्रारंभ होता है? तो यहां लिख लेंगे, साहित्यिक हिंदी गद्य का
साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास साहित्यिक हिंदी का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं सदी से 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। ठीक है, साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। क्लियर है यहां तक? और ये कौन कह रहा है? इस कथन के रामचंद्र तिवारी। तो रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी कुछ गद्य थे, जिसमें राजस्थानी गद्य था और परंपरा जो चल रही थी, इसके पहले भी गद्य की परंपरा थी। तो गद्य की परंपरा अगर देखें तो कहां से थी और किस प्रकार से शुरू होती है? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और तीसरा खड़ी बोली गद्य। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का गद्य है? 3 प्रकार के गद्य की बात कही जा रही है। राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। ये पहले से हमारे यहां है, बहुत शिथिल अवस्था में चल रही थी। राजस्थानी गद्य जो है यह प्राचीनतम है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी गद्य की परंपरा में सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है, प्राचीनतम है राजस्थानी गद्य। तो गद्य की परंपरा में राजस्थानी गद्य जो है यह सबसे प्राचीनतम माना जाता है। अब इसका सूत्रपात कब हुआ? 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ? 10वीं शताब्दी के आसपास राजस्थानी गद्य की शुरुआत मानी जाती है। ब्रजभाषा गद्य का जो प्रयोग है वह 1400 या 14वीं शताब्दी यानी कि ब्रजभाषा गद्य के 400 साल पहले राजस्थानी गद्य का आविर्भाव हो जाता है। ठीक है, हठयोग, ब्रह्म ज्ञान आदि विषयों से संबंधित गोरखबानी की कुछ पुस्तकें प्राप्त होती है। इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली मिश्रित गद्य का प्रयोग ब्रजभाषा का सूत्रपात हुआ था। अब अगर हम बात करें कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा कहां से मानी जाती है, तो राम प्रसाद निरंजनी कृत, यहां नोट करेंगे, राम प्रसाद
निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ ये जो रचना है 1741 यहां से खड़ी बोली गद्य की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक कथन हम लोग लिख लेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। कथन क्या है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर खड़ी बोली गद्य की परंपरा उपलब्ध सामग्री के आधार पर खड़ी बोली गद्य की परंपरा पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ 1741 से भाषा योग वशिष्ठ 1741 से ही प्रारंभ मानी जा सकती है। मानी जा सकती है और ये कथन है 19वीं शताब्दी है न ब्रजभाषा, नहीं भाई 19वीं शताब्दी नहीं है, उसके पहले ही खड़ी बोली का सूत्रपात हो चुका है। तो वही मैं बता रहा हूं कि किस रूप में गद्य कहां पर आता है उसके साक्ष्य दे रहा हूं, आप देखते चलिए। तो ये कथन है रामचंद्र तिवारी का। ये कहते हैं कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर खड़ी बोली गद्य की परंपरा पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी से ही प्रारंभ मानी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर आप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब प्रश्न होता है, वो कहते हैं कि गद्य की आवश्यकता पड़ी क्यों होगी, क्या आवश्यकता थी जिसकी वजह से गद्य की आवश्यकता पड़ी। तो लिखते हैं कि कभी कभी किसी ने गद्य का प्रयोग किया भी होगा तो उसे वैचारिक प्रौढ़ता का अभाव रहा होगा, क्योंकि धार्मिक आचार विचार के लिए अधिक सशक्त गद्य की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि गद्य का प्रयोग तो हुआ लेकिन वो उतना अच्छा प्रौढ़ गद्य नहीं था, क्योंकि जो गद्य की शुरुआत हुई इसके पहले वो धार्मिक आयोजनों के लिए हुए, धार्मिक काव्य के लिए हुई। जैसे नाथ पंथों के यहां देखें तो ब्रज मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित गद्य का प्रयोग मिलता है, गोरख पंथी गद्य पुस्तकें बहुत सारी मिलती हैं। तो वो सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो गद्य की प्रौढ़ता उसमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी प्रदेशीय जनजीवन ब्रिटिश शासन से टकराते हुए नवीन दिशा की ओर मुड़ा, जीवन में बौद्धिकता का प्रवेश हुआ, सामाजिक चेतना गतिशील हुई। अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद जो बौद्धिक गतिशीलता है वो थोड़ी सी बढ़ती है, और जब बौद्धिक गतिशीलता बढ़ती है
तो भाषा में भी विकास देखने के लिए मिलता है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आदिकालीन हिंदी गद्य का 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। आदिकालीन हिंदी गद्य 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। देखते हैं इसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। 9वीं से 14वीं शताब्दी तक का जो गद्य है, इसमें राजस्थानी, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली गद्य के अलग अलग रूप देखने के लिए मिलते हैं। आदिकालीन गद्य की जो स्थिति है तो इसमें कुछ कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उन कृतियों के विषय में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली रचना है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी। ठीक है, कुवलय माला कथा ये किस शताब्दी की है? तो यह 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। यानी कि उद्योतन सूर्य द्वारा 835 संवत में, उद्योतन सूर्य द्वारा संवत में रचित। तो यह ग्रंथ जो है 835 संवत में लिखा गया। अब यहां पर एक कथन है इससे संबंधित जो काफी महत्वपूर्ण है, वो आप सब नोट करिएगा। 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में नवीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में देखिए, अब इसकी अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 835 संवत में है, लेकिन अगर दशक में पूछा जाए, शताब्दी में पूछा जाए, तो 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा, बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा कौन कह रहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के सुंदर नमूने आ गए हैं। भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है? क्या कथन है? 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इस को जरूर याद रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ में इस नमूने को प्रस्तुत भी किया है, और प्रस्तुत किस तरीके से किया है? भो भो भट्टौता
तुम्हें या याणा यो राजकुले वृत्तांत तेण भाड़ियम कुबला मालायाम पुरुषी द्वेषणीय पातुलंबिता एयम न सोड़ऊ अम्फोडिकटऊ एक्को उट्टिट चट्टो बहड़ियम चा अडेडम यदि पांडित्येन ततो मयि परिक्तेन कुबलय माल। इसका हिंदी अनुवाद अगर देखें तो इसका हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है, अजी भट्ट पुत्रो तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृत्तांत है। उन्होंने कहा कहो हे व्याघ्र स्वामी क्या वार्ता है राजकुल में। उसने कहा पुरुष द्वेषणी कुवलय माला ने पात पत्र लगा दिए हैं। यह सुनकर एक विद्यार्थी फड़फड़ा कर उठा और बोला निर्णय यदि पांडित्य से होने वाला है तो ब्याह मैं करूंगा कुवलय माला से। कुवलय माला से विवाह की कथा है कि कुवलय माला से विवाह कौन करेगा। तो कुवलय माला से विवाह जो है पांडित्य से होगा तो दरअसल कुवलय माला जो कथा है आज भी विवाह के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विवाह के लिए पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम इसलिए विवाह नहीं कर रहे हैं, हमारा विवाह नहीं हो रहा है क्योंकि हमको नौकरी नहीं मिली है। अगर नौकरी मिल जाती तो हम अपना विवाह कर लेते। तो सही बात है। कुवलय माला कथा के विषय में जो कथन है वो देख लेते हैं। कुवलय माला जो ग्रंथ है वह मूल किस भाषा में लिखा गया है। तो कुवलय माला जो ग्रंथ है मूल ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है, समझिएगा। यानी कि पूरी रचना ये गद्य में नहीं है। मूल जो इसका है वह किस भाषा में लिखा गया है तो प्राकृत में लिखा गया है। इस ग्रंथ के रचयिता उद्योतन सूरि है। इन्होंने सांस्कृतिक जीवन के संपूर्ण चित्रों को उसमें दिखाने का प्रयास किया है और इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। जल एवं स्थल मार्गों द्वारा व्यापारी दूरी दूरी से यात्रा करने आते थे। उन दिनों में विजयपुरी एवं सोपर प्रमुख मंडियां थी। मतलब दो मंडियों की भी चर्चा की गई है जिसमें एक मंडी है जिसका नाम है त्रिपुरारी और एक है सोपारक। दो मंडियां थी, विभिन्न आयोजन भी होते थे। अनेक जातियों के लिए उनका अपना अस्तित्व भी होता था और भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र अलंकार और वाद्य व्यवहार भी होता था। उद्योतन सूरि जो है भारतीय वांग्मय की बहुत ही विद्वान है और उनके एकमात्र जो कृति है वो कुवलय माला कहा है। क्योंकि कहा प्राकृत में थी तो हिंदी में जब उसका अनुवाद करेंगे तो कहा ना होके क्या हो जाएगी, कथा हो जाएगी। ठीक है। अब कुवलय माला कथा के विषय में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हम नोट करेंगे। इसमें राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख है। इस ग्रंथ में राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख है। और इसकी जो राजकुमारी हैं राजकुमारी जो हैं वो कुवलय माला है।
इसकी जो राजकुमारी हैं वो कौन है? तो कुवलय माला है। कुवलय माला जो कथा है एक ऐसी कहानी है जो कि स्त्री प्रधान है, ठीक है, और इसकी नायिका भी पूछी जाती है तो इसी नायिका के आधार पर इसका नाम हुआ है। अब यहां पर इस कथा को अगर थोड़ा सा समझें तो भारतीय साहित्य में पहली बार किसी नायिका का नाम दिया गया, मतलब इसके पहले किसी नायिका के नाम पर कोई रचना नहीं रखी जाती थी, तो पहली बार किसी नायिका के नाम पर कोई ग्रंथ रखा गया। और कुवलय माला जिसे ब्लू वाटर लिली की माला भी कहा जाता है, अंग्रेजी में अगर इसे कहें तो ब्लू वाटर लिली इसे कहा जाता है की माला, जो एक पुष्प है जिसका नाम है ब्लू वाटर लिली, और उसी पुष्प के नाम पर यह नाम रखा गया था। ये जो है राजकुमार कैंड्रीपीडा और अप्सराओं के कादंबरी के बीच के संबंध की कहानी सुनाते हैं। उद्योतन अपने पाठकों को राजकुमारी कुवलय माला के लिए राजकुमार कुवलय चंद्र की खोज प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो जो खोज करते हैं वो इनके राजकुमार के लिए करते हैं। ठीक है, उद्योतन की कहानी को धार्मिक दीक्षा की साहसिक उद्यम से कुशलता से एकीकृत करता है। भारतीय साहित्य में प्राकृत के लिए पुरस्कृत गद्य रचना ये मानी जाती है। उद्योतन अपने सभी कष्टों और सभी खुशियों के साथ दुनिया की जटिलता की दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है। अपने दर्शकों को जैन धर्म के मौलिक कृत्यों से अवगत कराने में इन्होंने सक्षम भी है। तो ये जो ग्रंथ है ये जैन धर्म से भी संबंध रखता है। जैन धर्म से संबंध रखता है। तो अब हम गद्य की जो भी रचना की चर्चा करेंगे उसके विषय में डीप नॉलेज भी रखेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न आ जाए तो हम उनकी चर्चा कर सकें। अब यहां जो है यहां राजस्थानी सहित लिख लेंगे ग्रंथ में, राजस्थानी सहित 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो लगभग आप लोग जान गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। अगला ग्रंथ जो है जो गद्य से संबंधित है उसका नाम है राउल वेल। कुवलय माला कथा अगर किसी को पढ़नी हो तो पीडीएफ मेरे पास है इसका, आप हमसे ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। 234 पृष्ठ की एक कुवलय माला कथा है। तो अभी मैं इसको तुरंत जो है शेयर कर दे रहा हूं टेलीग्राम पर, जो अपना पेड टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैं तुरंत अभी शेयर कर दे रहा हूं। तो जिसका भी देखने का और पढ़ने का मन होगा वो
बिना किसी संदेह के देख और पढ़ सकेगा। ठीक है, तो मैंने ये तुरंत अभी इसको कुबले वाला कथा को भेज दिया। 232 पेज का है ये, तो अगर आपका मन करे तो एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे एक और ग्रंथ जिसका नाम है राउलवेल। 11वीं शती में रचित एक प्रेम काव्य है। रचित प्रेम काव्य है। राउलवेल जो है ये 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है और इसके रचयिता जो हैं वो रोड़ा कवि है। रोड कवि या रोड़ा कवि दोनों नाम इनका मिलता है। ये शिलांकित है, शिलांकित कृति है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है। कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का, कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन मिलता है। तो ये प्रश्न अगर आप देखें तो 2021 टीजीटी में पूछा गया था और मजेदार बात यह है कि परीक्षा से एक दिन पहले टेलीग्राम पर यह प्रश्न मैंने भेज दिया था कि भाई ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। संयोगवश ये 2021 में जब प्रश्न आया तो बच्चों ने कहा कि सर आपको पहले से कैसे मालूम था कि क्वेश्चन आ जाएगा। हमने कहा भाई कई बार गेस सेट हो जाता है और फिर जो पेपर हो गया तो मैंने स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम का शेयर किया कि ठीक एक दिन पहले ये मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था। तो लोगों ने कहा हां सर आपने किया था, आपको पहले से कैसे मालूम था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलचुर राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन इसमें वर्णित है। इसमें गद्य का भी प्रयोग किया गया है। गद्य का प्रयोग भी मिलता है। जरा आप सोचिए कि कितना डीप में जाकर प्रश्न पूछा गया था। अब इसकी भाषा भी पूछी जा सकती है कि इसकी भाषा क्या थी। तो इसकी भाषा थी मध्य देशीय अपभ्रंश। किस भाषा का प्रयोग किया गया? मध्य देशीय अपभ्रंश भाषा। याद रखिएगा कि यह रचना किस भाषा में लिखी गई है, तो मध्य देशीय अपभ्रंश भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश भी है। पूर्वी पश्चिमी अपभ्रंश भी है। इन दोनों अपभ्रंशों का भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ अवधी, मराठी, पंजाबी, अवधी,
मराठी, पंजाबी के नमूने भी मिलते हैं। ठीक है, तो अवधी, मराठी, पंजाबी के भी नमूने मिलते हैं। आगे बात करेंगे, राउरवेल जो ग्रंथ है इसकी क्या खास बात है? तो इस ग्रंथ से एक परंपरा की शुरुआत होती है। नक्सिक परंपरा का आरंभिक ग्रंथ है। नक्सिक परंपरा का ये नक्सिक परंपरा का आरंभिक ग्रंथ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी जानकारी इससे संबंधित है जो काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगले ग्रंथ की तरफ बढ़ें। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इस ग्रंथ का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किसके द्वारा लिखा गया? तो महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को, महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित गोविंद चंद्र के महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की गई। यानी कि जो ये पंडित जी थे दामोदर शर्मा जी ने, इन्होंने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए और राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए रचना की। उस समय संस्कृत सिखाने का जो माध्यम था वो कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में जो प्रचलित भाषा थी। गोविंद चंद का जो रचना काल है वो 1145 था, तो इस रचना का समय भी 1145 के आसपास माना जाता है। ये आसपास
का रचना काल। तो इस ग्रंथ का जो रचना काल है वो 1145 के आसपास का ग्रंथ है। अब ये किस प्रकार का ग्रंथ था? तो यह ग्रंथ भाषा शास्त्र और व्याकरण से संबंधित था। व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो काफी चर्चित और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुछ उदाहरण पुरानी कोशली संस्कृत जो थी उसमें यह ग्रंथ लिखा गया था। तो कोशली का लोक प्रचलित नाम वर्तमान में अवधी या पूर्वी हिंदी रूढ़ है। पुरानी कोशली जिसे आज अवधी कहते हैं, यानी कि पहले यह कोशली के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काफी चर्चित और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। व्याकरण के ग्रंथ में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्होंने प्राकृतिक पेंगलम और उक्त व्यक्ति प्रकरण इत्यादि ग्रंथों से संबंधित भी इनका नाम जुड़ता है। हिंदी के इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस ग्रंथ का। तो हिंदी के जो पुराने कोशली अवधि बोलने वाले लोग थे उनको संस्कृत सिखाने वाला एक ग्रंथ है। पुरानी अवधि के व्याकरणिक रूपों का समानांतर संस्कृत के साथ पुरानी कोशली और संस्कृत दोनों के उदाहरण वाक्य इसमें दिए गए हैं। दामोदर पंडित हिंदी के प्रथम व्याकरण थे। इनके द्वारा रचित उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण का पहला ग्रंथ है। और दामोदर पंडित जो थे वो बनारस के निवासी थे। तो ये जो चीजें हैं ये इससे जोड़कर पूछी जा सकती हैं। 5 प्रकरणों में बटे होने के कारण इसका नाम उक्त व्यक्ति प्रकरण हो गया। 5 प्रकरणों में बटे होने के कारण इस ग्रंथ का नाम उक्त व्यक्ति प्रकरण हो गया। तो यह ग्रंथ कितने प्रकरणों में है? तो यह 5 प्रकरणों में है। और यह ग्रंथ पूर्ण भी नहीं है। ठीक है, यह ग्रंथ जो है
अपूर्ण ग्रंथ है। दूसरी खास बात क्या है, उक्ति का अर्थ यहां पर क्या है, तो उक्ति का अर्थ है लोकोत्तर लोक व्यवहार में, लोकोत्तर या लोक व्यवहार में, जो लोकोत्तर है या लोक व्यवहार में है, और व्यक्ति का अर्थ मतलब यहां है, व्यक्ति का अर्थ है व्यक्तता, स्पष्टीकरण, व्यक्तता, स्पष्टीकरण और उक्ति हो गया, व्यक्ति हो गया। ये जो एक और कथन यहां पर हम नोट करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण कथन है, बच्चन सिंह कहते हैं इस पुस्तक का नाम उक्त व्यक्ति था। इस पुस्तक का नाम उक्ति व्यक्ति था, मतलब पहले इस ग्रंथ का नाम उक्त व्यक्ति था। ग्रंथ की कारिकाओं से यह ज्ञात होता है, ग्रंथ की कारिकाओं से यह ज्ञात होता है कि 5 प्रकरणों में बटे होने के कारण 5 प्रकरणों में बटे होने के कारण इसका नाम उक्त व्यक्ति प्रकरण हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, किसका है, तो ये कथन है बच्चन सिंह का। सुनीत कुमार चटर्जी ने सुनीत कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोशली, भाषा को प्राचीन कोशली अवधि कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बनता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक और महत्वपूर्ण कथन हम लोग लिख रहे हैं, इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की, इससे बनारस और आसपास की
आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ता है, सॉरी, प्रकाश। ठीक, अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको हम लोग नोट करेंगे। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब, क्या है? वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब धर्म करब। पुराण को क्या करेंगे? देखेंगे, देखब, और करेंगे क्या? धर्म करब। ये पूछा जा सकता है कि ये काव्य पंक्ति कहां से ली गई है? वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब धर्म करब। अगर आप अवधि क्षेत्र से हैं, अवधि बेल्ट से हैं, या आपने रामचरितमानस का कभी अध्ययन किया है, तो आप देखेंगे कि अवधि और कोशली भाषा जो है यह इसके नजदीक जान पड़ती है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण तथ्य भी उक्त व्यक्ति प्रकरण से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जिनको मैंने आपके सामने रखा। तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हो सकते हैं वो खोज कर आपके सामने लाता हूं, रखता हूं, जिससे किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए बने तो हर हाल में आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है, अगला जो ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया। और कब लिखा गया? तो इसका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में रचा गया। इसका जो ढांचा है वो किस प्रकार का है? तो यह विश्व कोशात्मक है। समझिएगा, किसका जो ढांचा है वो किस प्रकार का है? तो इसका ढांचा विश्व कोश
यानी कि जो शब्दकोश होता है, तो पूरे विश्व का जो कोश है उस तरह का एक शब्दकोश है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया, संपादित करके इसको प्रकाशित करवाया। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है प्राचीन ग्रंथों से संबंधित कि इसका संपादन किसने किया। ये मैथिली गद्य की रचना है। इसकी जो भाषा है वो मैथिली गद्य है। तो काफी चर्चित ग्रंथ यह भी है। चलिए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण। वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है ये बहुत पुराना ग्रंथ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसको लिखा और इसके विषय में बड़े मतभेद हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका समय 14वीं शताब्दी माना है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका समय क्या माना? 14वीं शताब्दी माना। और बहुत सारे लोग इसका समय 13वीं शताब्दी भी मानते हैं। संपादन और प्रकाशन, संपादक जो होता है वो उसको कंबाइन करता है, लिखकर उसका एक खाका तैयार करता है, कॉपी पेस्ट करता है। और प्रकाशक क्या करता है, उसके पास एक छापा खाना होता है, एक मशीन होती है, उसमें वो छाप देता है। ठीक है। जैसे संपादक क्या करते हैं, न्यूज खोज कर लेके रखते हैं, और प्रकाशक एक होता है। एक प्रकाशक के अंतर्गत बहुत सारे संपादक हो सकते हैं। जैसे अगर दैनिक जागरण को देखिए तो इसके बहुत सारे संपादक हैं। संपादक कितने हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रकाशक केवल दैनिक जागरण है। ठीक है। तो प्रकाशित जो कर रहा है, जो उसको छाप रहा है, वो प्रकाशक है। मैथिली गद्य की रचना है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय बताया है। 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इसका समय सुनीत कुमार चटर्जी ने बताया है। यह रचना कितने भागों में विभक्त है? यह रचना 8 कल्लोल में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, 8 कल्लोल यानी कि अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय हैं? तो 8 कल्लोल या 8 अध्याय हैं। मैथिली गद्य की सर्वप्रथम रचना है ये। मैथिली गद्य की मैथिली गद्य की ये प्रथम रचना है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन का चित्रण किया है। हिंदू राज दरबार और भारतीयता का चित्रण इस ग्रंथ में मिलता है।
अब वो 8 कल्लोल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 8 कल्लोल यानी कि इसके 8 अध्याय कौन कौन से हैं। नगर वर्णन, नगर वर्णन, नायक वर्णन, आस्थान वर्णन, जो ऋतु है उसका वर्णन, प्रणायक वर्णन, भट्टादि का वर्णन। कितने वर्णन हो गए? 1 2 3 4 5 6। भट्टादि का वर्णन हो गया। शमशान वर्णन, और एक वर्णन इसमें और मिलता है। कितने हो गए? नगर वर्णन, नायक वर्णन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नगर, नायक, ठीक है। एक इसमें और है। अच्छा, ये 7 हो गया, भट्टायक हो गया, भट्टादि हो गया। हाँ, एक इसमें और है, नायिका भेद या नायिका वर्णन भी कह सकते हैं। जो इसका 8वां कल्लोल है, शमशान वर्णन, यह जो है अपूर्ण है। यानी कि इसमें कुल 8 कल्लोल, 8 अध्याय हैं, लेकिन इसका जो 8वां कल्लोल है वह अपूर्ण है। एक कथन ले लेते हैं इस ग्रंथ के ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण कथन है। वर्ण रत्नाकर में मैथिली के प्राचीन रूप का पता चलता है। वर्ण रत्नाकर में मैथिली के प्राचीन रूप का पता चलता है। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, नोट कर लेंगे आप सब। वर्णनाकर में मैथिली के प्राचीन रूप का पता चलता है। तत्कालीन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। तत्कालीन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग गेस करके बताइए कि किसका कथन हो सकता है। इसमें ना तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है, न तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है, और न कृत्रिम शब्दावली। कृत्रिम
शब्दावली। तो ये कथन है बच्चन सिंह का। इसकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको हम नोट कर लेंगे। पूर्णिमाक चांद अमृत पूरल, पूर्णिमाक, ध्यान रखिएगा, चांद अमृत पूरल मुह, और दूसरी लाइन में लिखिएगा श्वेत पंकजक दल, एक गद्य का नमूना है। भ्रमर बैसल ऐसेन, ऐसन आदि काजरक कल्लोल, आदि काजरक कल्लोल। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके सामने वर्ण रत्नाकर से संबंधित। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर जो है इतनी चर्चित रचना है कि देखें तो अगर इसमें प्रश्न भी पूछे गए हैं अल्टीग्रेड में भी इससे संबंधित रचना का प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और रचना लेते हैं। वर्ण रत्नाकर के बाद आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, चलिए अगली रचना है जो कीर्तिलता के नाम से जानी जाती है। कीर्तिलता, इस रचना के विषय में आप सब तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, परिचित होंगे। विद्यापति का एक वीर गाथात्मक काव्य है। विद्यापति का यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह का कीर्तिगान है। कीर्ति सिंह का कीर्तिगान है, 14वीं शताब्दी में रचित है। और बीच बीच में गद्य भी मिलता है, यानी कि ये पूरी रचना गद्य में नहीं लिखी गई है, बीच बीच में गद्य मिलता है।
जैसे एक पंक्ति देखे विद्यापति के कीर्तिलता की, तानि वेश्यनि को मुख सार मडंते, अलक तिलका पत्रावली खडंते, दिव्यांबरा पिधंते, उभारी उभारी केसा पास बधंते, सखिजन प्रेरंते, हसी हेरंते, आसन लुमानी पातरी पोतहरी, तरुणी तट्टरी बन्नी विखंडनी, परिहास पेशणी सुंदरी सार्थ, जबे देखिए तबे मन करे, तेसरा लागी तीनों उपखे आ। वे वेश्याएं मुख को सार चंदन से पोती हुई थी, मंडन करती हैं, अलकों में तथा कपोलों में स्तन आदि पर कुमकुम चंदन की पत्रावली चित्र बनाती हैं, दिव्य वस्त्र धारण करती हैं, उभार उभार कर केशपास बांधती हैं, दूतियों को प्रेरित करती हैं कि वह नायक के पास जाएं, हंसकर देखें और उन पर सयानी लावण्यमयी पतली कृशोदरी तरुणी चंचला बनी रहे, विक्षक छड़ी हो, चतुर हो, परिभास प्रगल्भ हो, हंसी मजाक अच्छे से कर सके, सुंदरी नायिकाओं को देखकर इच्छा होती है कि तीसरे पुरुषार्थ काम के लिए अन्य तीनों छोड़ दिए जाएं। विद्यापति कहते हैं कि चार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, इसमें जब इन सुंदरियों को कोई देखता है तो उसको लगता है कि पीछे वाले तीनों को छोड़ दो, धर्म अर्थ और मोक्ष को छोड़ दो, काम को ही अपना लो, ऐसी बात कीर्तिलता में कहते हैं और इसमें औहट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो औहट भाषा के गद्य के कुछ नमूने इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आदिकाल में जो गद्य थे, जहां जहां जिस जिस रचना में गद्य मिलता है, उसको हमने देखा। कीर्तिलता जो है, यह रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका दो रचनाएं एक तरह की मिलती हैं, संस्कृत और औहट में हैं, और संदेश रासक की भाषा को भी औहट कहा गया है। तो कीर्ति लता के विषय में और कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। वैसे जब हम लोग आदिकाल पढ़ते हैं तो इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसका कथानक समझ लेते हैं। वैसे ये रचना गद्य के मामले में बहुत थोड़ी सी है। कीर्तिसंग के पिता राम गणेश्वर की हत्या असलान नामक पवन सरदार के छल से करके मिथिला पर अधिकार कर लिया था। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए राज्य के पुनर्प्राप्ति के लिए कीर्ति सिंह अपने भाई वीर सिंह के साथ जौनपुर गए और वहां सुल्तान की सहायता से असलान को युद्ध में परास्त कर देते हैं, पर मिथिला पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। जौनपुर की यात्रा, वहां के हाट बाजार का वर्णन, महाराजा कीर्ति सिंह की वीरता का उल्लेख कीर्तिलता में मिलता है। इसके वर्णन में यथार्थ के साथ शास्त्रीय पद्धति का प्रभाव है। वर्णन में ब्यौरे में ज्योतिषीश्वर के वर्ण रत्नाकर की स्पष्ट छाप है। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के अध्ययन में भी अगर इस ग्रंथ की सहायता दें तो बहुत कुछ हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। अब यहां पर इस ग्रंथ के विषय में देखें तो इसमें काव्य की प्रमुखता है, गद्य गौण है। विद्यापति ठाकुर काव्य कला में बहुत प्रौढ़ थे और उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो विद्यापति का उपनाम खेलन कवि मान लिया। एक इसके विषय में कथा है, शायद आप सब जानते होंगे कि विद्यापति को खेलन कवि भी कहा जाता है। तो खेलन कवि कहने के पीछे
एक इतिहास है, एक कहानी है। क्या इतिहास कहानी है? हरप्रसाद शास्त्री ने अपभ्रंश में खेलतु कवे, क्या है? खेलतु कवे, ये शब्द किस भाषा का है? तो यह शब्द है अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, खेलतु कवे, खेलन कवेह, खेलन कवेह, खेलतु कवेह जो अपभ्रंश भाषा का शब्द था, उसको खेलन कवेह पढ़ लिया। किसने पढ़ लिया? हरप्रसाद शास्त्री ने कैसे पढ़ा इसे? भ्रमवश। तो उन्होंने भ्रमवश खेलतु कवेह को खेलन कवेह पढ़ लिया। और ये कहां पर है? चतुर्थ पल्लव के अंत में खेलतु कवेह उन्होंने लिखा था। और बाबूराम सक्सेना ने, मजूमदार ने, जयकांत मिश्रा ने, शिव प्रसाद सिंह ने विद्यापति का उपनाम खेलन कवि मान लिया। तो हरप्रसाद शास्त्री ने खेलतु कवेह गलती जो हुई अपभ्रंश में, उसको सुधारा। हरप्रसाद शास्त्री ने गलत पढ़ लिया, और लेकिन इस गलत पढ़ने की वजह से इनका नाम खेलन कवि भी, खेलन कवि पढ़ लिया गया। ठीक है। अब खेलन का मतलब है कि खेल खेल में कोई रचना अगर हो गई तो कहते हैं कि इनकी पहली रचना है। तो पहली रचना इन्होंने खेल खेल में लिख ली, इस वजह से इनको खेलन कवि कह दिया गया। ठीक है। अब यहां पर रामधारी सिंह दिनकर का एक कथन इससे संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी एक पुस्तक कवि और कविता में लिखते हैं। कवि और कविता, इसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर। कवि और कविता नामक जो ग्रंथ है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि वे ऐसे समय हुए जब चिंतन की भाषा संस्कृत और साहित्य की भाषा ब्रज थी। वे ऐसे समय हुए जब चिंतन की भाषा संस्कृत और साहित्य की भाषा भ्रंश थी, और साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी। विद्यापति ने भी अपभ्रंश में अपनी कीर्तिलता नामक पुस्तक की रचना की। विद्यापति ने भी अपनी पुस्तक कीर्तिलता की रचना अपभ्रंश में की, जिसकी भाषा को उन्होंने अवहट्ट कहा है। जिसकी भाषा को उन्होंने अवहट्ट कहा है। खांसी तो बहुत बुरा हाल कर दी है।
औहट कहा है और जिस भाषा के अनुसार उन्होंने अपना नाम और जिस भाषा के अनुसार उन्होंने अपना नाम विद्यापति नहीं बताकर अब आप सब कमेंट करके बताइए कि उन्होंने विद्यापति नहीं बताकर अपना नाम क्या बताया था? क्या बताया था? विद्याबई बताया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। फिर से एक बार कथन को पढ़ देता हूं। वे ऐसे समय हुए जब चिंतन की भाषा संस्कृत और साहित्य की भाषा भ्रंश थी। विद्यापति ने भी अपनी पुस्तक कीर्तिलता की रचना भ्रंश में की, जिसकी भाषा को उन्होंने औहट कहा है और जिस भाषा के अनुसार उन्होंने अपना नाम विद्यापति नहीं बताकर विद्याबई बताया है, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत सारी नई चीजें देखने के लिए मिला होगा। कई नए तथ्यों से मैं रूबरू कराने में सफल हुआ होगा। अगर ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक जरूर करेंगे। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक बनता है। और अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आज की कक्षा बहुत अच्छी थी। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे भी। और वही अच्छी लगी होगी और आपको लगा होगा कि मैं आपके चयन में आपकी सहायता कर सकता हूं, तो आप हमें व्हाट्सएप भी करेंगे 9828959237 पर और तर्कश बैच में प्रवेश भी लेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस चरण में हैं, कितना आपको कक्षा समझ में आई है। अगली कक्षा में इसी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आज हमने केवल आदिकालीन गद्य को पढ़ा है। दूसरे खंड में हम राजस्थानी गद्य को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी गद्य पार्ट 2 आएगा आपका। तो आप लोग तैयार रहिएगा पूरे तन्मयता के साथ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नए और बढ़िया और परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूं। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।